नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद दुबे लेकर आ गया हूं कक्षा 12 के बायो का। जी हां दोस्तों, कक्षा 12 के बायो का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला एक सवाल, एक प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके जीवन को बदलने आया है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन को बदलने आया है। हमारी पूरा प्रयास होगा, हमारा एकदम पूरा अथक प्रयास होगा कि आप अपने कक्षा 12 के एग्जाम में बहुत ही अच्छा करें। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमने आपके लिए कक्षा 12 के जीव विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट करने का फैसला किया। और ये सीरीज आपको लगातार ऐसे ऐसे कंटेंट देगी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे बच्चों। और ये बात, मेरी बात आप दिमाग में रख लीजिए कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं। अब किसी भी क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं होगी। ये सीरीज देखिए, ये विज्ञान की वो सीरीज हम ला रहे हैं आपके लिए जो एकदम धुआं कर देगी, एकदम बेहतरीन सिलेबस के साथ खत्म निपटा दीजिए सबको। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि और उसके दुष्परिणाम। तो जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम और नियंत्रण कैसे किया जाए, इस पर यह बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि आखिर ये जो आखिर जनसंख्या है क्या। आखिर जिसका हम इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये आखिर जनसंख्या है क्या। तो मैं बताता हूं दोस्तों, जब किसी कस्बे, किसी इलाके, किसी देश के लोगों के समूहों को गिना जाए तो वह वहां की जनसंख्या होती है। अच्छा, गिना ना जाए तो क्या जनसंख्या नहीं होगी? नहीं, तब भी जनसंख्या होगी। लेकिन जब जन की संख्या बताई जाती है, कहीं पर लोगों की संख्या बताई जाती है मेरे बच्चों, वहां पर आप जनसंख्या का नाम लेते हैं। तो सबसे पहली बात, किसी भी देश के लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं मेरे दोस्त। एकदम आपके दिमाग में और जहन में ये बातें फिट हो जानी चाहिए कि किसी देश के, किसी कस्बे के, किसी इलाके के लोगों की संख्या को हम जनसंख्या बोलेंगे। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब देखिए, जनसंख्या वास्तव में क्या है जनसंख्या, और इसके लेवल को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, क्या होता है, सब इस बात को हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों कि जनसंख्या वृद्धि की मतलब इतना सब कुछ क्यों, हम दो हमारे दो, ये फलाना ढिमका इतना क्यों पीटा जा रहा है, तो कुछ मैं बातें आपको समझाना चाहूंगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की ताकत, किसी भी देश की विकास उसके युवा होते हैं। तो क्यों इतनी जनसंख्या पे हमारे देश में हमेशा बवाल मचा रहता है बच्चों, इस बात को आप समझेंगे। 12 में है, 12th का एग्जाम देने वाले हैं, इसलिए ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। जब हम किसी देश की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो उस देश की जनसंख्या को, पहली बात तो याद रखिएगा, पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए अभिशाप नहीं हो सकता। लेकिन अगर वहां पर उस हिसाब से इंतजामात करे जाए तो कभी भी नहीं होगा। मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, अपनी तरफ से ये बात कहूंगा कि जिस दिन भारत ये आपका 150 करोड़ की आबादी वाला नहीं, 150 करोड़ की दिमाग वाला देश बन जाएगा, उस दिन आपका देश आगे चला जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो बहुत ही ज्यादा नीडेड है, जनसंख्या वृद्धि का जो सबसे पहला दुष्परिणाम हम देखते हैं, वो क्या है दोस्तों? वो है कुपोषण। सबसे पहली चीज, अगर आप कहीं पर जनसंख्या वृद्धि का, किसी देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि को बहुत तगड़ी मात्रा में देख रहे होंगे तो वहां के बहुत से बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यदि घर में 5 से ज्यादा बच्चे हैं तो 5 बच्चे और एक माता पिता, 2 हो गए, जो कि 7 जनसंख्या हो गई। पिता अकेले बेचारों को कमा कमा के खिलाएगा। अगर उसके पास 2 बच्चे होते तो उनके लिए वो अच्छे ढंग से व्यवस्था करके उन्हें खिलाता पिलाता। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है? हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो आज भारी जनसंख्या के कारण अच्छा भोजन नहीं कर पाते हैं, और बच्चों के जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, उसमें दिक्कत होने लगती है, और बच्चे धीरे धीरे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जो बच्चों को सही समय पर जो न्यूट्रिशंस चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता, शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, और बच्चे दुर्बलता का शिकार हो जाते हैं।
तो सबसे पहला अगर हम बात करें दुष्परिणाम में दोस्तों, तो हमारा कुपोषण आता है। कुपोषण बहुत ही भयंकर है, क्योंकि अगर किसी देश के बच्चे ही जब कुपोषित होंगे, उन्हें सही पोषण नहीं मिलेगा, वही जाकर आगे देश के उज्जवल भविष्य बनते हैं, तो बताइए वो कहां से बन पाएंगे। सीधी बात है ना। तो मैं आपको इस लॉजिक से पढ़ा रहा हूं कि आप आराम से उस चीज को वहां पे लिख कर आए, कोई समस्या नहीं हो आपको। ठीक, तो कुपोषण का अर्थ साफ साफ आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में कि जिस देश की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हो, या फिर जिस गति जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है, उस देश में अक्सर बच्चे कुपोषित होते हैं, क्योंकि किसी भी परिवार में जब बच्चों की संख्या ज्यादा होती है तो उन्हें सही से पोषण नहीं मिल पाता और बच्चे कुपोषित रह जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो दूसरा नंबर आता है क्या दोस्तों, हमारे शिक्षा व्यवस्था का। क्या बात आता है दोस्तों, शिक्षा। बहुत ही ज्यादा दिक्कत है भैया। शिक्षा के बारे में बात जरूर करेंगे, क्योंकि अगर कहीं पर शिक्षा नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में कमी आती है भैया, बिल्कुल आती है, शिक्षा व्यवस्था में कमी आ जाती है। कैसे भैया, मान लेते हैं किसी घर में पिताजी 15,000 रुपया कमा रहे हैं और उस घर में 5 बच्चे हैं, 10,000 रुपया घर के जो है खान पान में खर्च हो जाता है, 5,000 रुपया पिताजी रख लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों सबसे बड़ा समस्या कुछ बन के आ रहा है। तो यह समस्या आ रहा है कि उस घर के बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, उस घर के बच्चों को किस प्रकार से एजुकेशन दिया जाए, किस प्रकार से उन्हें पढ़ाया जाए कि वो उनका विकास हो सके। अब आप मुझे बताइए कि अगर 10,000 रुपया कोई व्यक्ति कमा रहा होगा तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। तो वो बच्चे जाते हैं ऐसे स्कूलों में जहां पे बहुत कम फीस हो और ज्ञान भी उनका सीमित रह जाता है। अगर वही पिता 15,000 रुपया कमा रहा था, अगर वह एक बच्चा पैदा करता, यानी एक बच्चा उत्पन्न करता, तो वो उसे आराम से पढ़ा लिखा लेता। ठीक, कुछ अपना पेट काट के या किसी भी तरीके से करके वो उसे पढ़ा जरूर लेता। लेकिन 5 बच्चे हैं तो भैया अशिक्षित रह जाते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में जो है उनकी कमी आ जाती है, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में कमी आ जाती है। घर का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो जनसंख्या का दुष्परिणाम है ये बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम है। क्योंकि मैं मानता हूं कि भैया अगर किसी देश के बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, वह देश विकास कभी नहीं करेगा। इसलिए जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा दुष्परिणाम एक शिक्षा व्यवस्था की कमी भी है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर कि भैया तीसरे नंबर पर हमें किसे रखना चाहिए, तो तीसरे नंबर पर हम क्या कहेंगे भैया, चिकित्सा व्यवस्था रखनी चाहिए। भैया चिकित्सा व्यवस्था में भी भारत के अंदर तो बहुत कमी है, बहुत ही कमी है भैया, कोई दो राय नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था में बहुत कमी आ चुकी है। सरकारें ढिंढोरा पीट रही हैं मेरे भैया, जो सरकार है ढिंढोरा पीटती है कि भैया हम किसी को जो है मरने नहीं देंगे, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों को, सब मर रहे हैं भैया, क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था सही नहीं है भारत के अंदर। आप ये सोचिए जिस देश में करोड़ों केवल खेलों पर फूंक दिया जाता हो, लेकिन जरूरत किसकी है दोस्तों, हमारे देश में हॉस्पिटलों की जरूरत है, परंतु वहां पर कोई फायदा ही नहीं है। लोग यहां पर करोड़ों रुपया खर्च करके एक मैच देख रहे हैं। जी हाँ, बल्कि अगर वही दान कर दें तो कई हॉस्पिटल बन जाए। एक सच्चाई है, हकीकत है। हम देने लायक नहीं है, लेकिन जो देने लायक है वो भी तो नहीं दे रहा है, बात तो यही है। तो चिकित्सा व्यवस्था कैसी होती है थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मान लेते हैं कि कोई एक आपका, अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो मेरी बातों आप बहुत आराम से समझेंगे। देखिए होता क्या है कि ग्रामीण इलाकों में कई ग्रामीण इलाकों को मिलाकर एक क्या बना दिया जाता है, कॉमन हेल्थ सेंटर बना दिया जाता है। ठीक, जिसे हम सरकारी हॉस्पिटल कहते हैं। ठीक, वहां पर क्या होता है कि अगर अगल बगल बहुत सी जनसंख्या है तो होता क्या है कि मान लीजिए वहां पे 10 बेड है, 15 बेड है, 20 बेड है, 30 बेड है, 40 बेड है, लेकिन मरीज एक दिन में 70 पहुंच रहे हैं, 80 पहुंच रहे हैं। तो जनसंख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग बीमार काफी होते हैं। अब जब जनसंख्या ज्यादा है तो कोई तो बीमार होगा, बेड पड़ जाएगा, तो बेड नहीं मिलेगा उन्हें, किसी को बेड नहीं मिलेगा तो चिकित्सा व्यवस्था में कमी आ जाएगी, डॉक्टर उतना नहीं आ पाएंगे जितने मरीज है। तो जनसंख्या वृद्धि का एक ये भी दुष्परिणाम है दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा भयंकर दुष्परिणाम हम कह सकते हैं। ठीक बच्चों, आया बात समझ में? कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, मैं यही कहूंगा हमेशा। इसके बाद मैं आपको एक बात और कहूंगा कि ये 3 तो बहुत हैं। चलिए भैया, आपने कहेंगे भैया कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम में कुपोषण भी आ गया, शिक्षा व्यवस्था भी आ गया और चिकित्सा व्यवस्था भी आ जाता है। साथ ही साथ इसमें सामाजिक व्यवस्था भी शामिल है। मैं चौथा नंबर आपको ये जरूर कहूंगा, सामाजिक
व्यवस्था है वो भी इसमें क्षतिग्रस्त होती है। किस तरीके से होती है मैं बता रहा हूं। देखिए होता क्या है, जब जनसंख्या ज्यादा होगा, जब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति जैसा व्यवहार भी नहीं रखते हैं। इंच इंच के लिए मर्डर कत्ल कर रहे हैं भैया साहब, हकीकत है। ठीक, तो सामाजिक व्यवस्था भी इसमें कुरीतियों में घुस रही है। जब जनसंख्या ज्यादा होगा तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उन्हें अच्छी चिकित्सा नहीं मिलेगी, सामाजिक स्तर सुधर नहीं पाएगा। अब आप ये सोचिए, जिस समाज का नेतृत्व कौन कर रहा हो, अशिक्षित व्यक्ति कर रहा हो, जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, वो कैसा समाज बनाएगा, वो किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को लाएगा, तो वो नहीं ला पाएगा बच्चों। इसलिए सामाजिक व्यवस्था भी जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों में से एक है मेरे बच्चों। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही ज्यादा तकलीफ है इसमें। ठीक बच्चों, एकदम सही, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आपको यहां से निबंध आता है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम के ऊपर, तो आप निबंध भी लिख सकते हैं। बायो के अंदर आता है तो बायो के अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना लिखना है कि नंबर पूरा मिले। ठीक दोस्तों, अब हम बात करें दोस्तों आपको, तो आप जो है इतना तो लिख देंगे। ये आप हेडिंग्स याद रखिए, हेडिंग्स आपके मेन होती हैं, तो हेडिंग्स याद रखिएगा और कुछ नहीं। मैं तो यही कहता हूं कि हेडिंग हमेशा याद रखिए, आप एकदम अच्छे ढंग से सब कुछ लिख के आएंगे। अब दूसरा नंबर आ जाता है दोस्तों आपका क्या, नियंत्रण। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण में सबसे पहले हम कहेंगे कि भैया शिक्षा व्यवस्था का सुधार लाई आइए। भैया शिक्षा व्यवस्था का सुधार जरूरी है, शिक्षा व्यवस्था सुधार, सीधा बात कि इसमें सुधार लाई आइए। जो आपके शिक्षा व्यवस्था का सुधार होगा जब लोग भली भांति परिवार नियोजन से, परिवार नियोजन क्या है, जब अपनी फैमिली में, जब अपने परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखते हैं तो उसे हम परिवार नियोजन कहते हैं। बात आया समझ में? तो सीधी सी बात यही है दोस्तों कि जब शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, लोगों को परिवार नियोजन के बारे में पता चलेगा, बच्चे परिवार नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, कक्षा 10 में पढ़ेंगे, 12 में पढ़ेंगे, बीएससी में पढ़ेंगे, एमएससी में पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ें भैया, पढ़ेंगे। शिक्षा व्यवस्था जब अच्छी होगी, उचित होगी, तो वहां पर सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा, नियंत्रित होगा। बच्चे पढ़ेंगे, उनके पास दिमाग आएगा, वो समझेंगे कि हमें ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे आगे जाकर। आखिर कौन बच्चा पैदा करेगा, जो आज का बच्चा है वही जाकर एक दिन भैया क्या बन जाएगा, पिता बन जाएगा। तो आपसे बस कहूंगा कि आपको इसीलिए ये चीज पढ़ाई जा रही है कि आप आगे जाकर ये सब गलतियां ना करें। इसके लिए सरकार काफी अभियान भी चलाती है, हम दो हमारे दो, और अनेक प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमेशा चलती रहती हैं। ठीक दोस्तों, तो शिक्षा व्यवस्था यदि सुधरती है तो 100% मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लग जाएगा। दूसरा नंबर हम बात कर सकते हैं क्या दोस्तों, बच्चों की संख्या का जो निर्धारण होता है वो क्लियर रहे। माँ बाप करते हैं भैया, बच्चों की संख्या जो बच्चों की संख्या हो उसका निर्धारण करें। ठीक, यानी अब ये दोनों कर सकते हैं, माता पिता कर लें तो बेहतर है, वरना सरकार भी इसके लिए कानून लगा सकती है। ठीक, तो बच्चों की संख्या का निर्धारण करें कि ऐसा ना हो कि 8 गो लाइन लगा दिया है, मतलब एकदम इतना बच्चा पैदा कर दिया है भाई साहब, वो भिखारी हो गया। एक मिला ऐसे नाक खोद के घूम रहा है, तो एक मिला ये पापा ये पापा ये पापा ये, इस तरीके से कर रहा हो, तो ये एकदम जो है आप देश को डुबाने की तरफ लेके जाएंगे। ये बात जान लीजिए। मैं हमेशा कहूंगा बच्चों की संख्या अपने परिवार में एकदम नियोजित करके रखिए, उनकी संख्याओं को निर्धारित करके रखिए। ये नहीं कि आप पीछे अभी घर पे पहुंचे नहीं, एक जो है पैंट खजुआते पापा आ गए तो पापा आए पापा टॉफी लाए, इस तरीके से आप फील करिए होता है ना, फील करिए कि कितने बच्चे जो है पिताजी के पीछे दौड़ने लगते हैं, और वहीं पर अगर एक बच्चा रहेगा तो पिताजी सबके लिए टॉफी नहीं लाएंगे, वो उस एक बच्चे के लिए लाएंगे। तो अगर देखा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए बच्चों की संख्या का निर्धारण भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है पॉइंट होगा। तीसरा नंबर जो है भैया, आयु होने पर विवाह, आयु होने पर ही विवाह करें।
तो कभी आज भी मैं आपको इस बात की गारंटी से कहता हूं कि आज भी कई ग्रामीण इलाकों में छुप छुपाकर लड़कियों का शादी उनकी मैच्योरिटी से पहले कर दिया जा रहा है। 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल, 17 साल, 18 भी नहीं हो रही हैं। कोई 10 में किसी का शादी कर रहे हैं, किसी का 5 में, 6 में, 7 में, बच्चों को पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा है। तो उनकी शिक्षा व्यवस्था में कमी आ जा रही है। और ये ग्रामीण इलाकों का एक सच है बच्चों, ये बात याद रखिएगा, ये बात आपको याद रखना है। तो आयु होने पर ही विवाह करें। ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी शादी करेंगे, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करेंगे, लोग जनसंख्या हमेशा बढ़ती हुई चली रहेगी। ठीक बच्चों, इस बात पर आप जरूर मेरे फोकस करेंगे और आप इस बात को समझते भी होंगे। ठीक, उसके बाद थोड़ा यहाँ पर चौथा नंबर हम और लेंगे। ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसे जो है हम और ऊपर लेके चलेंगे। जैसे अब देखिए, चौथा नंबर हम ले लेंगे कि पारिवारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा, पारिवारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा। तो देखिए, कई तरीके के जो है सरकार क्या चलाती है, बहुत से तरीकों के सरकार पारिवारिक कार्यक्रम चलाती है। तो उस कार्यक्रम में तेजी लानी चाहिए सरकार को, जिससे आशा और फलाना ढिमका जो उसमें रहते हो सब लोग जाकर लोगों को शिक्षित करें, बताएं कि ऐसा करने से हमारे देश का विकास होता है, ऐसा करने से हमारे देश की हानि होती है, जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या परेशानी है। ये सारी बातें सरकार को जन जन तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग अशिक्षित हैं, वो तो आपका अखबार पढ़ते नहीं हैं, वो तो आपका डिजिटल इंडिया में घुसे नहीं है ना भैया। तो उसे आपको देखना चाहिए, ये सरकार का फर्ज बनता है। अब उनका क्या फर्ज बनता है वो हमें याद दिलाए, जो ने वो बखूबी जानते हैं, लेकिन अब वो नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं, हम बस पढ़ सकते हैं और क्या, हमारे जो हाथों में है। उसके बाद आता है दोस्तों पांचवा नंबर, जो कि सबसे मेन आता है कि परिवार नियोजन की विधियों का ज्ञान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परिवार नियोजित करने की जितनी विधियां हैं वो पता हो। अब परिवार नियोजित करना यानी बच्चों की संख्या को सीमित रखने जैसा कार्य है, एकदम सीधा सा बात है। ठीक, तो देखिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो पहला हो सकता है नसबंदी, जो पुरुष के लिए भी होता है और मादा के लिए भी होता है। ठीक, पुरुष के लिए भी होता है, पुरुष नसबंदी भी होती है और स्त्री के लिए भी होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद अगर नसबंदी करा लेते हैं तो बच्चा पैदा ही नहीं होता है, आपको पता है, प्रॉपर अस्थाई होता है, एकदम टॉप। कॉपर टी का इस्तेमाल किया जाता है, कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है और कई तरीके के जेली लोशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे परिवार नियोजित किया जा सके। इन सब चीजों को लिख कर आइए और इसमें से आप पूरा नंबर लेके जाइए। चाहे निबंध लिखना हो इस पर, चाहे ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में, आप एकदम धुआं और गर्दा उड़ा कर आइए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।